देखिए बच्चों, हमारा जो चैप्टर था संसद, पॉलिटिकल साइंस क्लास 12, और उस संसद में हमने आपको संसद के कार्यों पर चर्चा कर रहे थे। और सबसे जो पहला कार्य था आपका विधि निर्माण का कार्य, कानून बनाने का कार्य। तो सबसे पहले हमने आपको साधारण विधेयक के बारे में आपको बताया था, कैसे विधेयक कानून बनाए जाते हैं। उसके बाद में हमने जो आपसे चर्चा की थी वो फिर उसके बाद में धन विधेयक पर आपसे चर्चा की थी। और धन विधेयक के बारे में हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन है। 110 में, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। और उसके बाद में हमने ये भी बताया था कि धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में पारित किया जाता है, पेश किया जाता है, ना कि राज्यसभा में। और वो किसकी सहमति से? वो राष्ट्रपति की सहमति से पेश किया जाता है। और उसके बाद में हम ये कहें, जब लोकसभा उसे पारित कर देती है, स्वीकृत कर देती है, तो फिर उसके बाद में वो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा अपने उस विधेयक को प्राप्ति की तिथि से 14 दिन तक अगर उसे स्वीकृत करती है तो ठीक, अगर नहीं करती है तो वो 14 दिन बाद स्वीकृत मान लिया जाता है। तो ये हमने आपको धन विधेयक की प्रक्रिया जो आपको बताई थी कि राज्यसभा से पारित होने के बाद फिर वो राष्ट्रपति के पास में स्वीकृत होने के लिए जाता है और वो स्वीकृत हो जाता है। इसके बाद आता है तीसरा, संविधान संशोधन का कार्य। तीसरा जो बिंदु है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन का कार्य। संविधान संशोधन, देखिए भाई, संविधान संशोधन आपको पता है संविधान देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है। संविधान जो है वो देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। अब देखो भाई, हम ये कहें संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखो, जब हमारे देश में संविधान बना था उस समय पर परिस्थितियां कुछ अलग थी। और उस समय की जो जनरेशन थी, उस समय की जो पीढ़ी थी, उस समय की पीढ़ी के कुछ अलग विचार थे। उन सारी चीजों को मद्देनजर करते हुए तब वो संविधान बनाया था। लेकिन आज आपको पता है कि परिस्थितियां बदल गई हैं। तो इन परिस्थितियों को जो परिस्थितियां बदली हैं, इनके अकॉर्डिंग संविधान में संशोधन किया जाता है। और ये जो संविधान में संशोधन किया जाता है, संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है, वो संविधान में संशोधन करने की शक्ति हमारी संसद को प्राप्त है। संसद ये संविधान में संशोधन करती है। और ये संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होता है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन होता है। इसके तहत हम संविधान में संशोधन करते हैं। देखिए भाई, संविधान देश की संविधान देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संविधान देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आवश्यकताओं में परिवर्तन के अनुरूप संविधान में बदलाव भी आवश्यक होता है। अतः प्रत्येक देश के संविधान में संशोधन की व्यवस्था होती है। अतः प्रत्येक देश के संविधान में बदलाव या संशोधन, संविधान में संशोधन की व्यवस्था होती है। अतः प्रत्येक देश के संविधान में संशोधन की व्यवस्था
होती है। संशोधन प्रक्रिया के आधार पर संशोधन प्रक्रिया के आधार पर संशोधन प्रक्रिया के आधार पर संविधान दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। नंबर 1 कठोर अमेरिका और नंबर 2 लचीला ब्रिटेन। नंबर 1 कठोर कहां से? देखिए संविधान दो तरीके का होता है, एक तो कठोर संविधान होता है, एक कैसा होता है? लचीला संविधान। कठोर संविधान की अगर बात करें तो वो अपना अमेरिका का संविधान है, और जो लचीला संविधान है उसका वो ब्रिटेन का संविधान है। उसके बाद में हम बात करें कि भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है। भारत में संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को है। हमारे भारतीय संविधान में जो संशोधन कर सकती है वो कौन कर सकती है भैया? वो संसद कर सकती है। इसके बाद में आती है संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 368 में दिया गया है। इसके अनुसार संविधान संशोधन दो प्रकार से हो सकता है। संविधान संशोधन दो प्रकार से हो सकता है। संविधान संशोधन दो प्रकार से हो सकता है। दो प्रकार से हो सकता है। वो दो प्रकार से कौन कौन से भैया? यहाँ पर हम देख सकते हैं संविधान की अधिकांश धाराओं में संविधान की अधिकांश धाराओं में परिवर्तन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य के प्रत्येक सदन की कुल संख्या प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदस्य संख्या तथा बहुमत एवं उपस्थित कुल सदस्य संख्या एवं उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से और मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होता है। देने वाले सदस्यों से 2/3 से प्रस्ताव पारित होता है। परंतु ऐसा कोई संशोधन
ऐसा कोई परंतु ऐसा कोई संशोधन जो संघ एवं राज्यों की कार्यपालिका संघ एवं राज्यों की कार्यपालिका शक्ति में परिवर्तन राज्यों के विधायी संबंधों में परिवर्तन राज्यों के विधायी संबंधों में परिवर्तन विधायी संबंधों में परिवर्तन संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व तथा स्वयं अनुच्छेद 368 में संशोधन आदि में संबंध हो, तब ऐसे संशोधन वाले विधेयक के संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ संसद के विशेष बहुमत के साथ संसद के विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा उसे अनुसमर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित करना आवश्यक है। देखिए पहले थोड़ा सा यहाँ आप समझिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन दो प्रकार से हो सकता है। और वो कैसे भाई? संविधान की अधिकांश धाराओं में परिवर्तन हेतु प्रत्येक सदन की कुल संख्या तथा बहुमत एवं उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है। एक तो यह है कि प्रत्येक सदन की कुल संख्या के यानी कि 2/3 बहुमत और जो उपस्थित सदस्य होते हैं उनका भी बहुमत होना आवश्यक है। और दूसरा है कि कुछ धाराओं में परिवर्तन करने के लिए संसद में राज्यों के विधानमंडल जो है उनका यानी कि कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति उसमें होना आवश्यक है। तो कुछ में तो संसद के ही सदस्यों द्वारा हो जाता है, कुछ में ऐसा है कि राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति लेनी आवश्यक है। और यहाँ अगला है कि दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पारित समझा जाता है। राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते। इस प्रकार विधेयक 3 प्रकार के होते हैं: साधारण विधेयक, धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक। साधारण एवं धन विधेयक पर जहां लोकसभा राज्यसभा का बहुमत प्राप्त होता है, वहीं संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि एक सदन ने इसे पारित करे और दूसरा सदन पारित नहीं करे तब संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं समझा जाता। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य। कि कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण
नियंत्रण किया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है एवं जनता मताधिकार के माध्यम से उसे नियंत्रित करती है और जनता उसे अपने मताधिकार के माध्यम से नियंत्रित करती है। लेकिन कार्यपालिका को प्रतिदिन कार्यों में नियंत्रित करने का कार्य जनता की प्रतिनिधि संस्था अर्थात संसद को प्राप्त है। लेकिन जो कार्यपालिका है उसको नियंत्रित करने का कार्य आखिरकार किसको है? तो कार्यपालिका को नियंत्रित करने का कार्य हमारी संसद को प्राप्त है और भारतीय संसद विभिन्न तरीके से इस कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। कैसे भाई? जैसे कि प्रश्नकाल के समय शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कामरोको प्रस्ताव आदि के द्वारा वह उस कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कामरोको प्रस्ताव आदि के द्वारा कार्यपालिका पर हमारी संसद नियंत्रण करती है। लेकिन कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण की सबसे बड़ी शक्ति लोकसभा को प्राप्त है। इस कार्यपालिका पर जो नियंत्रण की जो सबसे बड़ी जो शक्ति है वो हमारी लोकसभा को प्राप्त है। यह है विश्वास प्रस्ताव एवं अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। विश्वास का मत प्रधानमंत्री सदन में प्रस्तुत करते हैं और सदस्यों से इसके पक्ष में मत देकर पारित करने का आग्रह करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद को अपने पद से हटाने के लिए विपक्ष द्वारा लगाया जाता है। विश्वास मत के पारित न होने और अविश्वास मत के पारित होने इन दोनों का ही परिणाम मंत्रिपरिषद को अपने पद से हटाना होता है। इसके साथ ही संसद देश में विचार विमर्श का सबसे बड़ा मंच है। विकास एवं कल्याण की विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से संसद में चर्चा होती है। संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि की निर्वाचन एवं उनको पद से हटाने का कार्य भी करती है। इसलिए ये आज हमारा संसद के कार्यों के बारे में हमने जो चर्चा की थी वो आज यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद में अगला चैप्टर जो लेंगे वो कल से हम शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।